Very good evening, everyone. Welcome back. सबका स्वागत है YouTube के इस चैनल पे जहां पे हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स की बातें करते हैं। सो वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। कैसे हैं आप सब? कल का सेशन कैसा गया? अनएम्प्लॉयमेंट। आशा करता हूं कि बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो रहे हैं। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन रेट कैसे कैलकुलेट करना है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल बहुत सारे हमने किए हैं। ओके, सो ऑन पब्लिक डिमांड उड़ीसा एसएसबी लेक्चरशिप 2021 इकोनॉमिक्स का मॉक वन। सो लेट्स सी कि कैसे करना है, क्या क्वेश्चन पेपर आएंगे, किस तरह का है। मेरे पास एक थोड़ा सा टिप्स भी है। तो बेसिकली दोज पीपल हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर उड़ीसा एसएसबी लेक्चरशिप, तो उनसे मेरी थोड़ी सी एक गुजारिश ये रहेगी कि टिप्स मैं आपको देता हूं। तो सबसे पहले मैं टिप्स की बात कर लेता हूं बिकॉज उसके बाद मैं सेशन शुरू करूंगा। जितना भी मैंने जितना भी मैंने उड़ीसा का पेपर देखा है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे अगर आप फोकस करते हैं, मतलब कि 2 साल का पेपर जो मैंने देखा उसमें एक कॉमन ट्रेंड मुझे निकल के आया। मैं उसके बारे में थोड़ा बात करता हूं। तो सबसे पहले लेट स्टार्ट विद द वीडियो। यस, आज ये नेक्स्ट सेशन होगा 7:30 पे। we'll be talking about fiscal policy multiplier and monetary policy multiplier. सो जिन लोगों को लग रहा है कि सर ये वाला तो हमने किया हुआ है कि ये तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी है, ये वो नहीं है। सो यहाँ पे अगर आपने ये क्वेश्चन मैंने बहुत जगह पे देखा, बेसिकली इट इज द फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर और आजकल ये बहुत ज्यादा फैशन में चल रहा है। सो लेट इट बी लाइक पीएचडी पेपर्स या डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी इकोनॉमिक्स के पेपर्स आ रहे हैं, वहां पे ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। So basically what I mean to say, gamma delta G is less than alpha G delta G. So इसके बारे में जानने के लिए आज शाम के 7:30 मुझसे मिलिए। कैच मी ऑन दिस यूट्यूब चैनल ओनली, राइट। सो यहाँ पे अल्फा जी, गामा अल्फा जी कौन सा है? दिस इज द ISLM अल्फा जी, ISLM मल्टीप्लायर। और ये जो है ये स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, दैट इज बेसिकली केन्स का मल्टीप्लायर है ये। ओके, ये टुमारो ट्यूसडे, कल ऐप पे फ्री सेशन जो है वो है एट 4:30। सो आई विल बी मीटिंग यू एट 4:30 विद द ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग Lagrangian multiplier. So as of now, math for non-maths 2.0, we have approximately 1400 plus students जो कि ऑलरेडी ये स्टार्ट कर चुके हैं। सो इन सेशंस के साथ जुड़िए जरा, आपको और अच्छा लगेगा। यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो and all those things. Okay, so I will start with the tips first. Tips number 1 जो कि मुझे लगा, जो ट्रेंड मैंने नोटिस किया, उस ट्रेंड के हिसाब से मैं एक बहुत सिंपल सा फंडा बता देता हूँ कि अगर जो लोग उड़ीसा एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास आई विल टेक 5 मिनट्स फॉर दिस एंटायर टिप्स कि क्या क्या चीज करनी चाहिए। सबसे पहले एंड दैट इज फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आप पकड़ लीजिए। और उसमें से भी मैक्सिमम इन्वायरमेंट का कहाँ फोकस करना है? सिर्फ 2 सेशंस, जहां पे यूज वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, ऑप्शनल वैल्यू, बीक्वेस्ट वैल्यू, टोटल वैल्यू, ये सारे वैल्यूज होते हैं। सो यूज वैल्यू, ऑप्शनल वैल्यू, नॉन ऑप्शन वैल्यू, ये जरूर कर लीजिएगा बिकॉज इसमें ये हॉट टॉपिक है। और जितना मैंने उड़ीसा का पेपर देखा, उड़ीसा एसएसबी का, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस हैं। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे आता है जितने भी टाइप के मेथड है, तो यू कैन थिंक ऑफ इन दिस मैनर। अभी भी टाइम है, 5-6 दिन का टाइम अभी है, तो वी कैन स्टिल डू दिस इन दिस मैनर कि कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन मेथड, हेडोनिक प्राइसिंग, बेसिकली मार्केट वैल्यूएशन, शैडो प्राइसिंग, जितने भी ये इवैल्यूएशन है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स, इनका मेरिट, डिमेरिट, क्या सर्वे मेथड लगता है, किसमें क्वेश्चन या बेस्ट होता है, किसमें टेलीकम्युनिकेशन या फिर फेस टू फेस फोकस ग्रुप डिस्कशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। So next I will write this कि you go for all the valuation of environment, जरूर कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन घूम के आ रहे हैं एंड ये कॉमन ट्रेंड दिखा है मुझे दोनों पेपर में, राइट। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट, इसके बाद इन्वायरमेंट में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन दिखा नहीं, ज्यादा कुछ खास जो हम लोग बिना पढ़े कर नहीं सकते, बिकॉज अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बाकी सब तो ये वाले कर ही सकते हैं। लेकिन इन दोनों में मुझे लगा कि क्वेश्चन बहुत घुमा के आता है, पर्टिकुलरली हेडोनिक प्राइसिंग, कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन मेथड और ट्रैवल कॉस्ट मेथड, रिस्टोरेशन मेथड मुझे अब याद आ गया, तो इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा।
थर्ड पार्ट इज मैक्रो में से रैशनल एक्सपेक्टेशन, डेफिनेटली रैशनल एक्सपेक्टेशन, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, इनके ऊपर क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आज, थोड़ा सा आपको अलग टेस्ट देना चाहता हूँ मैं। सो रैशनल एक्सपेक्टेशन, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, किस में मूवमेंट होगा, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द फैक्टर्स, फिलिप्स कर्व में मूवमेंट कब होगा, फिलिप्स कर्व में शिफ्ट कब होगा, कब वो राइट की तरफ जाएगा, कब वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। सिमिलरली आईएसएलएम कि कब वो लेफ्ट में जाएगा, कब वो राइट में जाएगा, किस में मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है, किस में फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं देखा तो अगर टाइम मुझे मिले तो आई विल गो फॉर दिस डायग्राम, जहां पे ये है एल एम, दिस इज आई एस। सो यू हैव 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल एवरीवेयर। सो थिंक ऑफ इट इस तरह के क्वेश्चन, जहां पे है राइट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, इसके राइट साइड में क्या है, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। राइट, नेक्स्ट पार्ट इज द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, जो मैंने आपको आज बताया। एसएसबी का पेपर का लेवल देख के, टिपिकलिटी देख के, मैं अभी भी इस बात में शॉक में हूं कि क्यों नहीं उन्होंने मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट डाले। क्योंकि मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने डाला है वो सिंपल केन्स वाले डाले हैं उन्होंने। देयर कैन बी कॉन्सेप्ट्स लाइक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लायर, ये केन्स का मल्टीप्लायर है, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लायर एक है। सेकेंड यू हैव दिस एक्सीलरेटर प्रिंसिपल, सैमुअल्सन एक्सीलरेटर प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपके पास 5 से 6 रेंजेस हैं, यू कैन थिंक ऑफ दैट। सो बिसाइड दिस यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ एक्सीलरेटर वाला मैंने बताया, हिग्स का बताया, मल्टीप्लायर का, एक्सीलरेटर। इसके अलावा द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, जो मैंने आपको बताया, गामा एंड एम बाई पी करके जो है, दिस इज वन। मंडल फ्लेमिंग इज नॉट सो मच कॉमन, आई एम रियली सॉरी टू से दैट। मंडल फ्लेमिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज लेवल थोड़ा हाई है ओडिशा का। सो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आएगा डेल जोग्रसन, मार्कोविथ प्रिंसिपल, देन यू कैन गो फॉर दिस, नाम मैं उसको भूल रहा हूँ, डेल जोग्रसन हो गया, ओवरशूटिंग मॉडल, ओवरशूटिंग मॉडल जो फिलिप्स का जो आईएसएलएम के ऊपर ही बेस्ड है। सो यू कैन गो फॉर दैट। मैं लिखना भूल गया, लेकिन अगर आपने प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। ओवरशूटिंग मॉडल, पीपीपी जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, गुस्ताव कासल ने दिया था, उस केस को हम कैसे यूज कर सकते हैं शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में न्यूज एंड इंफॉर्मेशन से ज्यादा इम्पैक्ट होता है, लॉन्ग रन में इट गेट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ढूंढने से नहीं मिलता। राइट, मेक श्योर दीज आर नॉट अवेलेबल इन द नॉर्मल बुक्स। इसके लिए आपको स्पेसिफिक बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है। सपोज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज टिगलर इफेक्ट, दीक्षित इफेक्ट। सो ये इफेक्ट ऐसे हैं जो कि उड़ीसा के पेपर में पूछे गए हैं और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक्स में जितने भी तरह के आपके डेटा है कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फिस्कल डेफिशिएट, रेवेन्यू डेफिशिएट, ईआरपी, इनके असेंडिंग ऑर्डर में व्हाट आर द लेटेस्ट डेटा फिगर फॉर, रिवाइज वाले याद कीजिएगा, डोंट गो फॉर द बजटरी एस्टिमेट्स, डोंट गो फॉर दैट। सेंसेक्स याद करके जरूर जाइएगा, लीस्ट पॉपुलेटेड, लीस्ट सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो किसमें कम है, एंड what are the formula for real effective exchange rate, nominal effective exchange rate, माइक्रो। आई एम नॉट कंसिडरिंग कि माइक्रो में कुछ ज्यादा खास घुमा के देंगे, लेकिन नॉर्मली होगा वो जितना भी कैलकुलेशन आता है। एक अलग सा पार्ट मैं बता देता हूं जो मुझे उड़ीसा के पेपर में मिला और ये बहुत यूनिक था। दिस वाज अबाउट द फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। सो सपोज द टाइम वैल्यू, डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइम पाथ, कि इनका कांस्टेंट कैसे निकलेगा, देन यू हैव दिस व्हाट यू से, टाइम पाथ में कैसे इसको निकालेंगे, एंड यील्ड कर्व क्या है, बॉन्ड यील्ड क्या है। तो दीज आर द क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में से पूछा जा रहा है। सो इसके ऊपर कपल ऑफ लाइक 5 to 6 क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे बॉन्ड यील्ड, मैच्योरिटी, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रोजेक्ट हम कैसे डिसीजन लेंगे, दीज आर द क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको याद होना चाहिए। राइट, एंड क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, केन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एंड एक पार्ट ये है डॉन पैटिंकिन। डॉन पैटिंकिन की थ्योरी याद कर लीजिएगा, उसमें डाइकोटोमस, होमोजेनिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग, व्हाई आई एम गोइंग फॉर स्पेसिफिक, मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। देखिए जितने भी पेपर्स मैंने देखे हैं, चाहे वो उड़ीसा का हो, छत्तीसगढ़ का हो, वेस्ट बंगाल का हो, जहां भी मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर एसएसबी का पेपर देखा है, एसएसबी का पेपर फॉर ओडिशा स्टैंड्स अलोन।
right? The given the level of level typicality level, given the coverage that they go for, बहुत अच्छा है। और कवरेज जब अच्छा है तो यानी कि आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जो आसान वाला है वो तो नहीं आने वाला, राइट? क्योंकि ये सिंपल सा पैटर्न हमने 2 साल में देख लिया है। दिस टाइम व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, द लेवल इज गोइंग टू बी लिटिल टफर। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ओडिशा एसएसबी का पेपर शायद टफ होने के पूरे चांसेस हैं, राइट? आई एम दिस इज अबाउट आई एम इन माय पर्सनल ओपिनियन, हम्बल ओपिनियन, व्हाट आई एम थिंकिंग। जो मैंने ट्रेंड निकाला, जो पहले वाला साल का था इट वाज लाइक वेरी हलवा, उसके बाद जो आया दैट वाज क्वाइट टफ, एंड अब टफ के लिए तैयारी करके जाइए। सो अगर टफ के लिए तैयारी करके जाते हैं तो इजी वाला तो हो ही जाएगा। वन पैरामीटर कैन बी द गेट क्वेश्चन पेपर। जो गेट का रिस्पॉन्स शीट आया था, आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो ऑन दैट, उसके क्वेश्चन पेपर को उठाइए। वहां से डेटा एनालिसिस वाला क्वेश्चन मत लेना, लेकिन जो कि बेसिकली जो फॉर एग्जांपल के परसेंटाइल रूल, मिल्टन फ्रीडमैन का के परसेंटेज रूल जो है, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम पे कैसे नंबर ऑफ हम फर्म डिसाइड करेंगे, कुर्नॉट का, ओलिगोपोली का, बर्टन होमोजीनियस, रिमेंबर दैट बर्टन होमोजीनियस बहुत कम बुक्स में ये मिलता है, कॉट्सियानिस में भी नहीं है। बर्टन होमोजीनियस, बर्टन हेट्रोजीनियस, इन बुक्स को देखिए, इन कॉन्सेप्ट को देखिए एक बार, एंड आई थिंक मोर और लेस दिस शुड बी डन। डोंट गो फॉर थ्योरी लाइक वैगनर्स थ्योरी, पीकॉक वाइजमैन थ्योरी। हाँ, जो आपको देखना है वैगनर्स थ्योरी में वो ये है कि प्रोपोर्शनली मोर देन ग्रेटर देन 1 है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब वो नॉर्मल चीज नहीं है, वो नॉर्मल से जो आपको टेक्सचुअल पोर्शन में थोड़ा सा नीचे जाके मिलेगा, जो थोड़ा सा डेप्थ में जाने के बाद मिलता है। आई बिलीव ऑल ऑफ यू विल एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एम आई राइट और रॉन्ग? I will now look at the chat box. Guys, do you think whatever I'm saying, can you relate it with the, हाँ, Dutch disease, Spanish disease, ये वाले हमने किया है काइंड ऑफ जो डिजीज हैं। सो इफ यू से, राइट, इफ यू थिंक दैट नो दिस इज व्हाट वी आर शुड डू, एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, सोलो मॉडल, हैरोडोमर मॉडल, इनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, राइट? So you should very be clear, you should be very through with the system equations. Now what I mean by system equations, equations particularly सोलो का, हैरोडोमर का, देन डोमर का इक्वेशन, देन मीडे का इक्वेशन, ये इक्वेशन पूरा का पूरा आपको रटा हुआ होना चाहिए। नाउ सोलो विद डेप्रिसिएशन, सोलो विदाउट डेप्रिसिएशन, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा तो क्या होगा, आई एम ट्राइंग, आई नो मोस्ट प्रोबेबली टुमारो या डे आफ्टर टुमारो आई हैव अ सेशन विद ऑल ऑफ यू, जहां पे मैं इन सब के बारे में बात करूंगा, व्हाट ऑल आर एक्सोजीनियस, व्हाट ऑल आर एंडोजीनियस इन सोलो मॉडल। कैपिटल आउटपुट रेशो दे दिया होगा, सेविंग दे निकालना पड़ेगा, एंड आई थिंक रिसेंट सीपीआई का बेस चेंज हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, बिकॉज वेरी रिसेंट है ये, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यूजीसी नेट में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड डोंट गेट इनटू द नॉर्मल थ्योरी, गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट। आई रिपीट, गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट। अगर आपको डेप्थ समझ में आ गया, यू कैन इजीली गो अहेड विद दिस। क्वेश्चंस बहुत ऐसे टॉपिक से हैं जो आपको पता नहीं होंगे या तो आपको पता होंगे। एग्जाम्पल लाइक जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, जहां पे आपके पास नेशनल इनकम का प्राइवेट सेविंग गैप निकालना है। नाउ यू मे नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि प्राइवेट सेविंग गैप क्या होता है सर, राइट? और सेविंग गैप क्या होता है, ये ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत कम बुक्स में है। तो पेपर का लेवल देख के, लेवल अच्छा होगा, टफ क्वेश्चंस होंगे, रेडी करके जाइएगा। अगर इजी आ जाए तो इससे बढ़िया क्या है, लेकिन अगर टफ आ जाए थोड़ा सा देखिएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज इकोनोमेट्रिक स्टैटिस्टिक्स पे इतना ज्यादा जोर मत डालिए, लेकिन आई थिंक सम आउट ऑफ माई सिक्स सेंस इकोनोमेट्रिक्स पे थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना, राइट? क्योंकि अगर इकोनोमेट्रिक्स पे नहीं किया और अगर आ गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इकोनोमेट्रिक्स का बेसिकली क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आप पढ़ के जाइए, एंड क्वायक मॉडल, एडेप्टिव लैग मॉडल, ये सब थोड़ा सा, मतलब जो थोड़ा सा डमी, चाओ, ये वाले आप देख सकते हैं, एंडोजिनिटी, टाइम सीरीज का जरूर देख लीजिएगा कि काउंटर साइकिल कौन सा होता है वगैरह वगैरह, किस में 4 तरह के सीजनल वेरिएशन, फ्लक्चुएशन वगैरह जो होते हैं साइक्लिकल, ये कहाँ पे पड़ते हैं। तो दीज आई थिंक मोर देन सफिशिएंट इफ यू कैन डू, एंड रिमेनिंग आई एक्सपेक्ट कि सभी ने अच्छी तरह तैयारी की होगी। यूजीसी नेट की तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, और कोरोना काल में कहीं ना कहीं हमने ज्यादा पढ़ाई की है। सो कीपिंग द होप्स, and let's start with this video. If you think that my suggestions are valuable, do let me know, right?
हाँ, फाइनेंशियल पेपर, यस, उत्कल का है, बहरमपुर का है, तो वहां पे पेपर्स थोड़े से अलग से आते हैं, वहां पे इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा अलग सा फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का टच होता है, राइट। प्रोबेबली यू गाइस आर द मोस्ट बेस्ट बेस्ट बेटर देन मी। जो सर इकोनोमेट्रिक्स पे आपके जो यूट्यूब वीडियोस है वो काफी है मेरे ख्याल से, दे विल नॉट आस्क यू मोर इनटू इकोनोमेट्रिक्स। देखिए लोपामुद्रा, देर आर सर्टेन यूनिवर्सिटी जहां पे उड़ीसा में दे डोंट गो फॉर टू हाई फाई इकोनोमेट्रिक्स, right, to high-fi econometrics. So econometrics, they will not test you, they will not do so much econometrics, they will ask you from majorly चार सेगमेंट है, मेजरली चार सेगमेंट, 4 से 5 सेगमेंट आप पकड़ लीजिए, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल ट्रेड, डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। ये 5 टॉपिक्स आप सही से करके जाइए, ये 5 टॉपिक्स आप सही से करके जाइए। जनार्दन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, राइट। सो ये 5 टॉपिक्स यूनिट्स आप करके जाइए, राइट। एनी अदर क्वेश्चंस? शैल आई स्टार्ट विद द सर मेरा, मैं ऐप पर कैसे ज्वाइन हो कर सकती हूँ? ऐप पे आपको मैंने कितनी बार लिंक भेजा है, यू कैन जस्ट ज्वाइन मी ऑन दैट लिंक। आई थिंक I presently I am not having any link here, so you can put it on the comment. I will share the link with you on the, yes, okay, so shall we start? मेरी क्लास देखिए, अब उड़ीसा में आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए अनिता जी, उड़ीसा का पेपर जो है वो तो या तो ये उड़िया भाषा में आएगा या फिर इंग्लिश में आएगा। अगर मैं इंग्लिश लेके आता हूं तो बढ़िया, उसको हिंदी में तो है नहीं वो, है ना, तो डेफिनेटली, यस डेफिनेटली श्रीकांता हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ओके चलिए आगे चलते हैं, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस टॉपिक फॉर टुडे। आज के क्वेश्चन का लेवल तो देखिए, मैंने जितने भी टफ क्वेश्चन बच्चों ने मुझसे पूछा मैंने वो क्वेश्चन आपके सर पे डाल दिया। आई रिपीट, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि दुनिया भर के स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, टफ क्वेश्चन पूछे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा टफ के लिए तैयारी करें। तो आज कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, लेट्स गो फॉर दिस। कंसीडर द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व आपको दे रखा है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व भी दे रखा है, राइट। तो ये लॉन्ग रन है, ये शॉर्ट रन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। these are the question that have been asked by the students on the GradeUp app. So actually मेरे लिए possible नहीं है हर एक स्टूडेंट का नाम याद रखना, but this question was given by one of the student only. Okay, a movement from point A to point B, point A to point B, थोड़ा सोच के देखना, is caused by, टाइमर मैंने चालू कर दिया है, जरा आंसर सोच के देखिएगा, 30 सेकंड्स का टाइम है। yes, the version that I have received उसमें तो सिर्फ इंग्लिश वर्जन है पवित्रा। नाउ इट मे हैपन कि हाँ जो उड़िया में है तो उनका तो मुझे पता नहीं, बिकॉज द पेपर दैट आई हैव रिसीव्ड दैट वाज इन इंग्लिश। ओके, थिंक ऑफ इट, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, बाकी सब बातें भूल जाइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व दे रखा है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व दे रखा है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, ये किस वजह से हो सकता है? टेक योर आंसर्स नाउ। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल सेज डी। अच्छा, जरा मेरा एक क्वेश्चन आप मुझे आंसर दीजिए इसका, डी शॉर्ट रन इम्पैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, ये पॉइंट क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, ये मूवमेंट क्या है, ये क्या है, दिस इज मूवमेंट, राइट, मूवमेंट अलोंग फिलिप्स कर्व, व्हाट आर द रीजन फॉर दिस? आई रिपीट माय क्वेश्चन, मूवमेंट अलोंग फिलिप्स कर्व, व्हाट आर द रीजंस? वेरी सिंपल क्वेश्चन। I repeat my question, very simple question. Why? What are the factors that lead to the movement along aggregate demand, along the Phillips curve? Okay, I will give the answer to this question. Whenever, याद रखना, जब भी एग्रीगेट डिमांड में कोई भी फर्क पड़ता है, राइट, एग्रीगेट डिमांड व्हेन इट राइजेस, एग्रीगेट डिमांड क्या दिखाता है, प्राइस एंड आउटपुट। सो व्हेन एग्रीगेट डिमांड राइजेस, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से is basically when aggregate demand rises, so it can be like this, you can think of in this manner. So मान लीजिए कि aggregate supply है, aggregate demand like this, it is going up,
और यहाँ पे आपके पास फिलिप्स कर्व है, राइट? सो इट गोज लाइक दिस. सो दिस पॉइंट is this point, this point is this point, this point is this point, this point is this point. So whenever aggregate demand shifts, aggregate demand जब shift होता है तो उसमें क्या होता है, फिलिप्स कर्व में अपवर्ड मूवमेंट चलता है, अपवर्ड मूवमेंट चलता है, राइट? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं. यू कैन सी द शिफ्ट इज देयर. So prices are also increasing, output is also increasing when aggregate demand is shifting. So this implies prices are going up and unemployment is going down. So that makes a sensible sense. यहाँ पे जब aggregate demand बढ़ता है, prices भी बढ़ रहे हैं, income भी बढ़ रहा है. फिलिप्स कर्व में क्या होगा, ये शो करेंगे हम उल्टे साइड से. So we can show it from the movement along upwards. यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है. तो this basically implies that aggregate demand has fallen down. Aggregate demand has fallen down, so that means prices have fallen down and unemployment has output has fallen down. So aggregate demand कब कम होगा? So it can be expansionary, तो बिल्कुल नहीं है, तो इसको पहले ही हटा दीजिए. It can be because of short run effect of contractionary monetary policy. Is that clear? Aggregate demand कब कम क्यों हुआ? Because of दिस पार्ट. अगर शॉर्ट रन इंपैक्ट ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट अगर इसको लिखें, सो इंटरेस्ट रेट अगर लो होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो एग्रीगेट डिमांड विल राइज. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन. सो इट इज डी. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? हाउ वाज इट? नया चीज क्लियर हुआ ऑल ऑफ यू? सो कभी भी याद रखना, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू द शिफ्ट. एक तो हमने पढ़ लिया. सो फैक्टर रिलेटेड टू द शिफ्ट, इसको मैं एक, लेट मी जस्ट ऐड वन स्लाइड टू माय दिस पीपीटी. ओके, just give me a second. Okay, just remember this point. फिलिप्स कर्व के ऊपर क्वेश्चन आते ही है, तो याद रखना, when we have factor responsible for movement along फिलिप्स कर्व, तो ये होगा एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगा, so we will be having movement from along the PC, so A to B point. And if aggregate demand falls, we will have downward movement from B to A, like ऐसे. Okay, factor responsible for shift in Phillips curve. All those factors that leads to the shift in the aggregate supply curve are responsible for shift in the Phillips curve. So जब भी aggregate supply curve बढ़ेगा, तो this implies Phillips curve will shift to the right, Now this implies one very important thing, जो कि supply shock, cost push inflation, right, immigration and all those things. So जब भी ये चीजें होंगी, Phillips curve right में shift हो जाएगा. Short run Phillips curve, I'm talking about the short run Phillips curve, right? Is it clear? Is it clear all through with this? I'm writing in English, so there is no point of Hindi and English. Is this point clear? So Phillips curve का movement कब होगा? जब aggregate demand में changes होंगे. Phillips curve में shift कब होगा? जब भी aggregate supply curve हिलेगा. Okay, next point I would like to ask one very simple question. अगर question कभी ऐसा आ जाए, so what will be your answer for this? Just give me a second. Let me draw this Phillips curve. Sorry for this. Just give me a second. Let me draw this part. How do you distinguish between this? यहाँ पे हो रहा है movement from A to B to C, and यहाँ पे हो रहा है A to C. What is
1 and what is 2? Anybody? Anybody who can answer this question? Open challenge. Think of it. ध्यान से देखना. There is a movement change in flow. A to B to C. A to C. What do you think? What is 1? What is 2? Anybody? Any answer? क्या हो रहा है यहाँ पे? What is happening here? Okay, think of expectations. Think of expectations. Very fantastic. Kolkata, Kolkata, red, black. Fantastic. Very good. Very fantastic. Bravo. Right. The first one is adaptive. The second one is rational. Very fantastic. Impressed. Adaptive and this is rational. This is adaptive. Why? Because people are revising as per their expectations. So पहले उन्होंने A से B किया और B से C में गए. So they are revising their adaptive expectation. But when they are in rational expectation, they will not make any mistake. Temporary errors कुछ नहीं करेंगे. Systematic error कुछ नहीं होगा. Nothing will be randomized. So they will directly jump from A to C. Fantastic. Bravo. अच्छा लगा? How was the level? Very fantastic. Okay, let's move to the next question. Let's move to the next question. Look at this. A movement from A to C. A to C. What is happening? A to C could be caused by. क्यों cause हो रही है? What is happening here? Think of it. The movement from A to C. The short run contractionary fiscal policy. The long run effect of expansionary monetary policy. The short run effect of expansionary fiscal policy, or the long run impact of contractionary monetary policy. Again, a very simple answer. Think of it and you will be in a position to understand this. Very fantastic. 9 seconds left. Point A to C. इतना तो समझ गए कि अगर वो लिंगर नहीं कर रहा है, अगर if he is not lingering on the short run Phillips curve, that means he is somewhere in the long run Phillips curve. Long run मतलब he is in the rational expectation. So he is directly moving from A to C. So this is a case of long run impact of contractionary monetary policy. It cannot be short run because ये short run Phillips curve पे नहीं है, ये long run में जा रहा है. So it's a case of long run contractionary monetary policy. I expect that all of you, सबका एक अच्छी तरह से ये point समझ में आ गया. Okay, next question. Again, these are the questions that has been given to me by the students. If the equilibrium output indicated by ISLM is above the level consistent with the Nairo, क्या होगा यहाँ पे? क्वेश्चन सोचो. If the equilibrium output indicated by ISLM is above the level consistent with the Nairo, all of the following are true except, you can see this. This is not a sustainable ISLM solution. Inflation will rise, shifting the prior LM to the left. The LM will shift to left, thereby implying the AD is also shifting to left. Employment is below Nairo, so wages are rising. Answer this question. Answer this question. Would expect everyone to answer this question, please. Think of the LM curve. Think of the LM curve. ध्यान से पढ़ना. Okay, let me help you out with this. यहाँ पे point क्या है? We have such an ISLM. We have such an ISLM part, जो कि LM है, IS है, and okay, let me just draw it in this manner. This is your LM, this is your IS. So this is your actual employment. This is your Nairo level of unemployment. Now what is happening? The equilibrium output indicated by ISLM is above the consistent level. मतलब Nairo से ज़्यादा है. So basically this is a point when actual unemployment is greater than the Nairo level of unemployment.
So what should happen here? Think of it. Very simple point, but बहुत कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है इसको. Think of it. क्या होगा इसका आंसर? जब अनएम्प्लॉयमेंट, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नायरू लेवल से बड़ा है, तो इसके बाद क्या होगा? What will happen? When actual level, yes, the inflation will fall, right? When the price level fall, this implies that inflation will fall. जब inflation fall होगा, think of the LM curve. LM curve का what is the equation? So if you think it, so it is I have to derive it. I forgot. Actually, I forgot. Uh, I have to derive it. Now, y is equal to m. Okay, k y plus minus l I is equal to m by p. Okay, so this is a situation where we have ky minus m by p is equal to li. So this is l, this is I. Okay, so what will happen? जब price बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो what will happen? The vertical intercept will shift upwards, right? So this will go toward this part. Prices बढ़ रहे हैं, so LM will shift here and it will continue to shift जब तक ये यहाँ पे नहीं आएगा. So inflation will rise, shifting the LM curve to prior LM to the shifting to the left. So this will be the answer here. जब inflation fall हुआ, okay, here I have put it like this, na? हाँ, prices will fall, the vertical intercept will rise and LM curve will shift left. Price will fall, LM shift left. This is the situation. So option 2 is right. So from Nairu, think of LM, vertical intercept, and you got the answer. Option 2 is right. LM shift rightward, कैसे? Right? Okay. Next question. Okay. In the context of ISLM, which of the following statement is false? Question. I think this was asked by Tania or Madhu, either of them. In the context of ISLM framework, which of the following statement is false? The IS is steeper, the lower the value of the Keynesian multiplier and the lower the interest sensitivity of the investment demand. Crowding out is effective when the money demand is perfectly interest inelastic and investment is perfectly interest elastic. क्वेश्चंस का लेवल हाई है, मैंने इसलिए आपको बोला कि मॉक का मतलब मैं थोड़ा सा हाई लेवल का ही रखा है क्वेश्चंस. Okay. Is false, yes. Which of the following statement is false? Yes. Think of it. IS curve is steeper the lower the value of Keynesian multiplier and the lower the interest sensitivity of the investment demand. Crowding out is effective when money demand is perfectly interest inelastic and investment is perfectly interest elastic. सोचो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा. All of you please think about this. Any thoughts so far? Okay, fine. I will reveal the answer to this question. You can see this. देखिए, this is a complete explanation I have given because knowing the typicality of the question. IS is steeper when multiplier is lower, the investment demand is less interest sensitive. This is correct. So we have to find out the false statement. Okay. So ये एक बार explanation पढ़ लीजिएगा. I have been very simple lucid language में लिखा हुआ है मैंने कि कैसे समझ में आएगा. So IS is steeper when multiplier is lower, investment demand is less interest sensitive. The second term, this is MPS or I minus MPC. You can just read this part and enjoy this entire thing. But यहाँ पे जो problem था, that was in the third case, third equation.
third part, the fiscal policy is least effective and the monetary policy is most effective when the higher interest sensitive of money demand and lower interest insensitive of the investment demand. इसका पूरा उल्टा आ गया ये, right? You can read this part here. If fiscal policy is fully effective when IS is vertical or LM is horizontal, and least effective when IS is horizontal and LM is vertical. So this is the incorrect statement. Please read this part for your own. Pause करके एक बार जरूर देख लीजिएगा because it will be difficult for me to explain this entire part here. So इसीलिए I have been very what I can say explanatory while I was doing this. Okay, next part. चलिए, fine. Now I'm starting with the Odisha paper. So जो भी questions मुझे लगे कि typical थे, due to lack of time I can just capture a few of them, but another more important questions are there. So let's quickly start with this. When we find some people buying more of goods when it becomes more expensive, we call it. So ideology is what? When people are buying more of goods, more of some good when it become expensive. So what is this? What can we say for this kind of goods? Is that Stigler? मैंने बोला था इसीलिए ये ऐसे टर्म्स यूज किए जाएंगे जहां पे मुश्किल होगा समझना इनको. So is that Stigler effect, Veblen effect, Giffen or Dixit? What should be the answer? Okay, Veblen. Most of the people have answered this question. Right. So is that Veblen or Giffen? When people buying more of goods when it become more expensive. Is that Veblen or Giffen? दोनों के बीच में यहाँ पे रहेगा competition. So Veblen is a good for which the demand increases and the price increases because of its exclusive nature and appeal as a status symbol. It is generally high quality, but हमें यहाँ पे quality के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ. Giffen, which is an inferior product that does not have any easily substitutable available goods. However, यहाँ पे याद रखिएगा, when some people buying more of goods when it becomes more expensive. More expensive is the catch. This is the word जो कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा, and that is why people have rightly spotted out. It is Veblen effect. Next, let's say in equilibrium, Sarat a consumer. Again, these are the questions that we have picked up. थोड़े से unique question थे. Let's relook them. Sarat was a consumer buying 5 units of good A and some of the goods of B. His income was 100. So what he has done is 5 गुड वो खरीद रहा है गुड ए के, एंड सम पता नहीं बी के कितने खरीदा है, वी डोंट नो. His income was 100 rupees, so 100 rupees, and the prices were PA is equal to 8 and PB is equal to 5. Now the price of good A falls to 5. How much Sarat's income need to be compensated so that he is able to buy the old bundle at the original equilibrium? Good question. I thought of taking out those tough questions जो कि यहाँ पे दिखे हैं मुझे बहुत ज्यादा. Right. What should be the answer for this? कैसे करेंगे इसको? Let's practice this. How should we do this? Think of the money income. Money income budget line लेके आइए, तो वहां से आपके पास कितना बजट बढ़ेगा? So think of it. So we have the goods A 5, good B हमें नहीं पता, 100 money income है. Find out the money, the income. कैसे निकालेंगे देखिए. We'll do it like this. M is equal to PXX plus PYY. तो M कितना दे रखा है हमारे पास 100. Price of X कितना है? It is 8. 8X plus P of Y, we know it is 5. और B sorry, ये आ गया, तो ये A है, तो हमने A कितना खरीदा 5, right? So this is 5 and this word we don't know, so it is 40 plus 5B is equal to 100, so it is 60. 5B, B is equal to 12. So we got the value, initial quantity जो था वो आ गया इसमें. Now how much Sarat's income need to be compensated so that he is able to buy the old goods? Now old bundle में ही जाना है, लेकिन the price of good A has fallen down. So let's find out the price of A now. It has fallen down to 5. So new M देखते हैं. It is P of X dash X plus P of Y Y. So Y का same रहा. It is 5 into 5, 5 into 12.
एंड ओरिजिनल वाला कितना था 5 एंड how much the price of good falls to 5, okay, and 8 5, so it is 25 plus 60, it is 75, so 85, right? 85 हो गया 85, so his income should be increased by 15 because अभी क्या है वो 85 रुपए में खरीद सकता है, उसका ओरिजिनल इनकम अगर हम करना है तो हमें उसका इनकम बढ़ाना पड़ेगा, so शरद इनकम should be increased by 15. I believe all of you can do this part. Is it clear? Income decreased, sure. Okay, let me just read this. By how much Sarath income need to be compensated so that he is able to buy the old? Okay, yes, this is original bundle was 512, and now okay 512. Okay, fine. So his yes, the price of A has fallen. So price of A has fallen. So इसके वजह से the budget line have shifted like this. Yes, the Sarath income should be decreased by 15 so that he can buy the original bundle. Right, it is decreased. 100 minus 85. Yes, 100 minus 85. Right. चलिए next question चलते हैं. If the price level was 100 in 2005, 102 in 2006, the inflation rate. Very simple question, but गलतियां होने के पूरे chances हैं. 100 यहाँ पे है, this is 102, these are the index number. Inflation rate क्या होगा यहाँ पे? Just minus them, so it is 2%. Because these are already in index number. So इस हिसाब से यहाँ पे there have been increase in the 2% inflation rate. So the answer is 2%. I believe this is clear. Done? Okay, next question. A Brazilian citizen, again a very simple question, but सोचने में time लगेगा इसको. A Brazilian citizen owns a horse ranch in United States. So Brazil का एक बंदा है, right? And he is a Brazilian citizen, right? तो by default उसका country Brazil है. So उसके पास एक United States में he is having a asset, right? Horse ranch है. The profit from the horse ranch कहाँ जाएगा? Will it be a part of Brazilian GNP or US GNP? As a part of Brazilian GNP but not a part of Brazilian GDP? Think of it. Find out the answer. Yes, find out the answer. क्या right होगा इस केस में? How should we proceed further for this? यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है जीडीपी एंड नेशनल इनकम का. इफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कंप्लीटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. जीडीपी में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बना रहा है, चाहे वो हमारे देश का है या बाहर के देश का है. जीडीपी में एवरीथिंग इनसाइड द कंट्री, ठीक है, दैट इज इंक्लूडेड इन जीडीपी. बट नेशनल इनकम में जो भी प्रॉफिट हमारे देश का निकलता है, यानी कि एमएनसी जो प्रॉफिट हमारे देश में काम कर रही है, तो दैट विल बी एडेड टू द नेशनल इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, नॉट इंडिया. जीडीपी में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी हमारे देश में आके प्रोडक्शन करता है. whosoever want to produce in our country, that will be included in the gross domestic product. But any profit, any income out of that MNC will be included in the national income of the other country, not us. So in this case, profit earned by the Brazilian citizen in USA will be counted as a GDP of USA because वो कहाँ पे है? USA में है. तो किस में काउंट होगा? जीडीपी ऑफ यूएसए में काउंट होगा, राइट? बिकॉज वो यूएसए की जीडीपी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, राइट? Okay, but the profit will not be included in the national income of America. It will be counted in the national income of Brazil. So it is a part of US GNP, but not a part of US Brazil ka GDP, right? So this will be the explanation. You can just refer to this part. I mentioned it here, and I think by mistake I mentioned it here. India, it will be America, right? So read the explanation, pause the video, read the explanation, and find out the answer. Next question. Full employment output is the level of output supplied by the firms in the economy when. तो ये कल हमने किया था. Again you see this, ये घुमाने की बातें चलेंगी आपको. Full employment output is the level of output supplied by the firms. People have this temptation कि यार इसको कर देते हैं जीरो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जीरो है बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट है.
Don't do this, right? Full employment level पे भी unemployment level will never ever be zero. They will be structural, they will be frictional, they will be involuntarily also will be there. Okay, so full employment मतलब this is basically what we are talking about, the classical part. Classical part में क्या होगा? We have the long run aggregate vertical supply curve. So इसका मतलब है the wages and the prices have the fully adjusted, right? So this is simple, not more than this. Don't go for unemployment rate is zero. किसी भी स्कूल में, चाहे वो केन्शियन हो, क्लासिकल हो, कहीं पे भी it is not zero. कभी जीरो नहीं होगा. ओके, yesterday during one of the session I was talking about कि negative unemployment के बारे में बता दूंगा, लेकिन मैं भूल गया at the end. So what is the concept of negative unemployment? Negative unemployment का मतलब ये है कि basically there is a situation when people are there but jobs are not there, right? So what I'm trying to say, people are there who are actively looking out for jobs, right? And vacancies नहीं है, तो jobs नहीं है, right? So this is a case of negative unemployment. This is more in fashion nowadays in USA and in Germany, right? तो ये वहां पे चल रहा है अभी. तो recently there have been a very good article on this कि are we going to get full employment with a negative unemployment? ये question mark के साथ था. You can just browse through that newspaper and you can get this. But negative unemployment वो condition है जहाँ पे vacancies मतलब लोग ज्यादा हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. ऐसा भी होता है, डेवलप कंट्री में चल रहा है. ओके, नेक्स्ट पार्ट, द यील्ड कर्व. देखिए मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन आए हैं, फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स या फाइनेंशियल इको में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं. द यील्ड कर्व यूजुअली स्लोप्स अपवर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन. नाउ देखिए, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, मान लीजिए बिकॉज पर्सन लाइक मी, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, राइट? मुझे ज्यादातर डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सब मैक्रो, ये सब पसंद है. फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स आई जस्ट पास्ड ड्यूरिंग माय मास्टर्स, बस उसके बाद कभी मैंने फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का देखा नहीं है. नाउ पीपल लाइक मी हु आर लाइक मी, उनको लगेगा सर ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वी हैव द मैक्रो विद अस. सो याद रखना कि जब भी इंटरेस्ट रेट गिरेगा, बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे एंड बॉन्ड यील्ड घटेगा. जब बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, यील्ड घटेगा, याद रखिएगा. तो यील्ड कर्व क्या होता है? ये प्रॉफिट जो होता है वो है ये, राइट? तो ये सिंपल हम इस तरह से टैकल कर सकते हैं. नाउ यू मैच दिस आंसर. लॉन्गर मैच्योरिटी बॉन्ड्स टिपिकली पे हायर इंटरेस्ट रेट देन द बॉन्ड्स विद द शॉर्टर मैच्योरिटी. Longer maturity typically pay lower interest rate, longer bonds with the that of shorter maturity. Default risk is higher for the shorter maturity bonds and longer maturity bonds are taxable. So iska answer you can just see this. I have been able to find out the answer for this. This is upward sloping yield curve. ये ऐसा लगता है जैसे जैसे maturity बढ़ेगी, the yield will be increasing, right? So जितना लंबे tenure का होगा, the more the tenure is, the higher is the yield curve. So yield curve is a line that plots the yields or the interest rate that you will get on the bonds at the point of maturity, right? So this is what the idea should be. So the higher the maturity, you will be getting more yield, right? So that is the first point. Next, if the interest in elasticity of money demand is 0.1, again एक पॉइंट यहाँ पे बहुत सिंपल सा मुझे लगा कि we have not understood or we don't have any most of the sources are not there जहाँ पे हमने interest in elasticity of money demand के बारे में सोचा है. So as I always keep on doing, so price elasticity of demand, right? So if I just try to match it, price elasticity of demand, now match it up. तो इसमें क्या होता है? It is percentage change in the demand upon percentage change in the prices, right? Simple. So what is interest elasticity of money demand? How interest will change the money demand, like that, something like this. So it will be interest elasticity of money demand. This is basically percentage change in the money demand upon percentage change in interest, right? That is what the point is. So now we can find it out, I suppose. All of you can do this. Will that be done? मुश्किल कुछ लग रहा हो तो बता देना. So just put the values and you will get it. Right. So the नीचे वाला portion जो है वो दे रखा है, it is 1 given as 1 and you have the percentage change in the money demand
upon percentage change in the interest rate. So this is 3/2 percentage change है यहाँ पे. So it is from 2 to 3. So this is 1/2. So it should be 0.5, right? Okay. So it is minus 0.5 because we have the minus sign here. So this will be minus 0.5. So what does it mean? When money demand changes, when nominal interest rate changes from 2% to 3%, so money demand will fall by -5%. And this is makes sense because supply interest rate or demand of money speculation में negative relationship है. That is why we have the negative part here. Okay. Next part, money demand has to go down, right? An economic variable, ये देखिए मैं इसके बारे में बोला था. An economic variable that moves up in the same direction. Same direction, चलिए ये सब आप मुझे बताइए. Same direction क्या होगा? Same direction, opposite direction, and not related direction. क्या होगा यहाँ पे? Not related. What should the first one? Same direction में क्या बोलते हैं? What do we say? Same direction में क्या होता है? Pro-cyclical. Okay, good. So it is pro-cyclical. Opposite direction, acyclical या counter-cyclical? Same pro-cyclical. Okay, opposite, counter या acyclical? Acyclical is opposite, right? This is acyclical. Okay, and what is not related? Not related. Okay, fine. I was looking at the answers. Yes, fine. Not related is basically your हाँ. Opposite is counter cyclical, right? Opposite is counter cyclical and ऊपर वाला देखिए एक सेकंड रुकिए. It is, just let me write it here. So this is counter cyclical and this is acyclical. Don't make it a wrong practice. ये last time भी जब मैंने क्वेश्चन किया था same happened. Same direction pro, opposite counter, not related, acyclical. राइट. सो प्रो का उल्टा ए साइक्लिकल नहीं होता. इसका मतलब है नॉट साइक्लिकल, नॉट रिलेटेड. सो इन दिस केस दैट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रोज अप, सो इट इज द केस ऑफ प्रो साइक्लिकल. डन. याद रहेगा दोज पीपल हु वर मेकिंग दिस मिस्टेक. मेनी पीपल हैव रिटन दिस. यस, नॉट रिलेटेड गजेट. यस, राइट. हाँ, सी इज नॉट रिलेटेड. Pro same, opposite counter, not acyclical. Right. Any more doubt on this question? Fine. Next question. Kanupriya's income is 5,000 and her income tax liability is 6,000. देखिए ये क्वेश्चन जो है ये है तो बच्चों वाला क्वेश्चन, राइट? सिंपल. I'm telling you correctly, but you need to understand a basic concept here, and that is one liner statement, right? If you see this, what is taxation? What is tax function? It is tax, or I will write it like T bar plus small t y, right? Okay, so T bar plus small t y. Differentiate it. Differentiate it. We'll get a very simple point. So it is dt upon dy is equal to t, right? How income will change with respect to t? This is t. Okay. What is this? It is marginal rate of tax. Okay. Now, do it in this manner. Divide it by y. Right. Okay. So this is what average rate of tax. Now, in this case, it is again t. So in this case, the marginal rate is equal to average rate. Average rate of tax. Marginal rate of tax is equal to average rate of tax. Now क्वेश्चन को पढ़िए आप. So इतना इनकम है, 50,000 उसका इनकम है, टैक्स लाइबिलिटी उसका है 6,000 रुपीज. So T is
this and this is 5,000. So I'm dividing it with respect to this and this. So how much it should be into 100. So this will be, let me just calculate this, 6,000. It is 12 percentage. It is 12 percentage. Done. Average rate is T by Y. Yes. Any doubt? Okay. Next, move to the next question. A straight line production possibilities curve for refer to the following. अभी recently मैंने ये क्वेश्चन किया था, इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार किया है, बट जितनी बार मैं करता हूं उतनी बार people they most of the people they give me the wrong answer, right? याद रखिएगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन प्रोडक्शन फंक्शन जो है दैट इज कांस्टेंट कॉस्ट, राइट, एंड दिस इज क्वाइट सिंपल. कांस्टेंट कॉस्ट में आपका कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होता है, रिमेंबर दैट. डिक्रीजिंग कॉस्ट में इंक्रीजिंग कॉस्ट में यू हैव इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन, दिस इज प्लीज रिमेंबर दिस. एंड डिक्रीजिंग में होता है लेकिन बीच में है, सो इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इज बिटवीन कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग. Another thing I would like to show you before the figure. First, let me talk about the figure. ये देखिए, this is a straight line. Straight line. You have constant MRS, that is a constant slope, constant cost. The ऐसी चीज जो कि हम लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं. The constant marginal rate of substitution, the constant slope, the constant cost. In this case, this is rising MRS. So we have increasing MRS, that is the slope is increasing, positive slope, and the cost is increasing. Here what we have is decreasing slope, decreasing MRS, slope is negative and cost is falling. So this is the case of decreasing cost, this is a case of increasing cost, this is a case of constant cost, this is linear, this is concave, this is convex. सो तीनों तरीके से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कांस्टेंट कहां होगा, कंप्लीट इनकम्प्लीट कहां होगा. आई बिलीव यू शुड बी फाइंडिंग द आंसर टू दिस. ये देखिए, द सेम क्वेश्चन दैट वाज टॉकिंग अबाउट, आई थॉट कि पहले आ गया वो. विद ट्रेड स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन इज लाइकली टू बी, स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन इज लाइकली टू बी कहां पे होगा, कंप्लीट विद इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड इनकम्प्लीट विद द कांस्टेंट कॉस्ट, इनकरेक्ट. Complete with the constant and incomplete with the increasing, right. Complete with the constant and increasing, no. Incomplete with the constant and increasing, no. Remember this, यहाँ पे normally majority of the student will make a mistake. Constant है, increasing में incomplete है, तो decreasing में complete हो जाएगा. Don't make that mistake, right. I hope that all of you can understand what I'm trying to do. Yes, given by Harbler, right. Okay, next question. You can see this, I have mentioned a point here. Under constant, under this, incomplete, and all those things. Right? Okay. Another a topic, a portion that has been always, student हमेशा किसके बारे में मुझसे पूछ रहते हैं. हर week I have one question or two question on this. Right? Every week I will have 2 or 3 question on this. Immersionizing growth. This is what the problem was with that Dr. Jagdish Bhagwati has highlighted. It is the immersionizing growth, because in this case when the growth is concentrated in the export sector, जब export sector में growth रहता है तो वो दूसरे sectors के लिए मुश्किल कर देता है आगे बढ़ने के लिए. That is why he mentioned that don't put too much on the what you say on the export processing zone, और इसके ऊपर ज्यादा काम मत कीजिए. That is what his point of idea was. Okay, it is basically when the growth is limited only to the export sector, right. Okay, fine. So where is this? Emerging growth is where economic growth could result in country being worse off than before. If growth is heavily export based, it might lead to the fall in the terms of trade of the exporting country. In rare situation, this fall in the terms of trade may be so large to outweigh the gain of the growth. You can just put a pause and you can see this video. So यहाँ पे याद रखना, this is basically the export sector. जब growth ज़्यादा से ज़्यादा export sector से driven हो,
तो it will be backfire for the entire economy, and the growth rate after the trade will be lesser than the growth rate before the trade. That is why it's called as immersion. The growth is submerging. The offer curve of nation bulges out or bend toward the axis that measures. So bulges out means it goes towards, bulges out, right? You can think in this manner. Okay, sorry, what I've done. Bulges out or bend towards the axis that measures the what? Export, import, export, non-traded goods. What should be the answer? किसकी तरफ चले जाता है? This is what many times we have done this. Waiting. इंपोर्ट गुड, एक्सपोर्ट से दूर, इंपोर्ट के पास, राइट. सो ये किस तरह की तरफ जाएगा? किस तरफ जाएगा ये? इंपोर्ट गुड्स या एक्सपोर्ट गुड? इंपोर्ट के पास, एक्सपोर्ट से दूर. चलिए, तो राइट, दिस इज द bulge towards which part? Import की तरफ. Okay. Next, you can see this part. I've tried to come up with this point. ये nation 2 है. Nation 2 offer curve. This is imports for nation 2 and this is exports for nation 2. Right. So it is bulging towards the import. ये देखिए डच डिजीज के ऊपर क्वेश्चन है. सो दिस इज सिचुएशन व्हेन अ बूम इन वन सेक्टर डिक्रीजेस द वेजेस एंड इट अफेक्ट द अदर पार्ट. सो डच, ये लास्ट सेशन में मैंने किया था, डच, स्पेनिश, एक बार आप देख सकते हो तो इसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा. ब्रिटिश के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, राइट. अनदर क्वेश्चन दैट यू कैन फाइंड अबाउट द ईस्ट एशियन क्राइसिस, वो भी एक क्वेश्चन देख लीजिएगा. सेक्रीफाइस रेशियो अभी मुझे याद आ रहा है. सो यू शुड नो all the functional form of sacrifice ratio, Okun's law, expected inflation, expected Phillips curve, expectation augmented Phillips curve, dynamic Phillips curve, new Keynesian Phillips curve. You remember all these Phillips curve के बारे में, right? जितना बताया उससे ज्यादा तो मुश्किल लग रहा है मुझे. No, I've taken it till the also go for some of the wage theories, rent, interest, profit, इनके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं अभी, right? They can be of one word type. So still thinking, अगर कुछ याद आया तो मैं आपको बता देता हूँ. ये देखिए परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर क्वेश्चन है. Exchange rate move immediately to exactly, so you can just understand the answer to this. I will give you the answer for this. PPP does not determine the exchange rate in the short run, right? Short run में purchasing power parity does not determine the exchange rate. So what determines? This is the overshooting model. What determines? It is basically by the news and the RBI's announcement. So RBI का news और RBI के announcements या monetary policy announcement, short term policies and news, they will determine the exchange rate in the short run. This is exactly जो what do you say overshooting model का यही concept है इसमें, ठीक है. So as soon as the announcements are made about the interest rate changes, perception changes, and all the factors that drive exchange rate in the short run will also change. On the other hand, PPP determined in the long run by the behavior of the exchange rate. So short run में by RBI's announcement and news, and in the long run by the exchange rates behavior. So the economic factor behind PPP will eventually equalize the purchasing power, and this normally take long run का मतलब 4 से लेके 10 साल तक. So this will be the right option. So offset differences basically यही point है कि जब वो बढ़ता है, so when it increases, so it increases beyond that, and thereafter it will fall. Then after it will rise, it will again fall. So this is the cyclical part that it is making in ISLM, dynamic ISLM portion. The main policy goal for a country says mercantilists. Mercantilists, they always talk about like zero sum game. So किसी का नुकसान हमारा फायदा. So it is they will always look for कि कैसे surplus किया जाए, more gold, more power, more metal, more export, right? More export, more power, more metal, and more surplus in the balance of payment. So export all the finished goods, import, don't import any finished good, export finished good, import raw material, like that. So it's a zero sum game, mercantilist. Okay, ये वाला मैं कह रहा था. देखिए CA. Now if this question appears to you without any practice, you are going to get कि सर ये क्या है.
मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज सीए हियर. इफ यू अंडरस्टैंड सीए का मतलब क्या है, इज दैट कैपिटल अकाउंट, इज दैट करंट अकाउंट, व्हाट, हाउ यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट दिस क्वेश्चन. इज दैट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, क्या समझ में आ रहा है इसको देख के. What can you presently think of it? So, any questions that you think कि सर ये समझ नहीं आया. करंट अकाउंट ही लग रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कुछ और दिमाग में चल रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन का उल्टा कर दिया हो, ऐसा कुछ. कैन दैट बी पॉसिबल, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर को उल्टा कर दिया हो. सीए, इट इज स्टिल वेटिंग. Okay, fine. I will answer this question. Wait. Fine. So it is Y is equal to aggregate supply is equal to aggregate demand. Now, what is this? C plus S plus T plus M is equal to C plus S plus T plus X. Forget about M and X यहाँ पे, right? इसको छोड़ दीजिए थोड़ा टाइम के लिए. So अब क्या? Okay, fine. I will take it. I will take it in this manner. थोड़ा सा रुकिए. I will take it like this. X minus M. And यहाँ पे क्या किया है? ओ हो. It is C plus I plus G plus X minus M. So I have taken this out. So it is S plus T is equal to C I plus G. S plus T is equal to G plus I X minus M. This is CA. So this is CA. So what is the meaning of this? This is your saving gap. Oh नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा ना इसको. S G minus T plus X minus M. This is CA. This is budget gap, or basically we can say government deficit. And this is saving minus investment. This is saving gap. Right. So what is CA? CA basically is X minus M. अब इसको ऐसा कर लीजिए. You can think in this manner. C plus I plus G plus X minus M. This is CA. So it is Y minus C plus I plus G whole minus. So Y minus C plus G ये वाला आएगा. C. I tried to do two things here because इसके बाद वाला जो है वो ऐसे ही चलेगा इसमें. Yes, it's an absorption approach, right? So you can do this part. And यही चीज अगर याद होगी तो नेक्स्ट वाला भी वही है. देखिए, right? You can see this. That is why I was taking some time here. So private saving, this is a private saving part, and this is a government saving. So if I can write it, just a minute. Okay, this is your private saving, and this is your government saving. राइट. तो T माइनस G, जितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, T उतना उसका रेवेन्यू है. सो सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट. नाउ यू कैन सी दिस आंसर हियर. इट इज, यू कैन जस्ट सर्च इट हियर. SP. SP का मतलब है बेसिकली प्राइवेट सेविंग is equal to I minus CA. Now you can just draw it. What should be the answer now? Think of it. How can we do this now? टू ऑप्शन सेम है. इट्स ओके ना. कौन से दो ऑप्शन सेम है? एटीन सी. नहीं, कौन से दो ऑप्शन सेम है मुझे समझ नहीं आया. अनु इज सेइंग समथिंग. लास्ट क्वेश्चन. ओके, हाँ यहाँ पे ना. ओ, मैंने ये देखा नहीं. एनीवे, फाइन.
Okay, anyway, think of it. This question. What can we do? It is national saving करके चलिए इसमें. What we can do it like this. देखिए, national saving is equal to private saving plus public saving. What is public saving? It is G minus T, right? What is public saving? It is T minus G, sorry, T minus G. And what is private saving? It is S only, right? So now I will take it in this manner. National saving आ गया यहाँ पे, and okay, saving and T. What is national saving now? This is C plus S plus uh, T plus X M. C plus T plus M, and here we have इसको प्राइवेट सेविंग के हिसाब से करना है, तो C plus I plus X minus M यहाँ पे आ गया plus G, तो ये कट गया. We have saving is equal to G. Let's leave this here. This X minus M plus G minus T and I. So this should be I plus CA plus G minus T. I plus CA plus G minus T. This should be the answer. Right. Again the same part that we have done there. The last session में last question में किया उसी को हमने किया. Yes, the C is the answer. Okay. Next question. East Asian crisis is what? The ability of so many people to live in such small areas. ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ऐसे देखा मैंने इसमें SSB में. These were quite very interesting. I really enjoyed doing these questions because इसमें बहुत दिमाग लगा था. And if you have not seen such question, please refer to the videos that I have done already in the on the YouTube. सारे इसमें YouTube पे ही है. I've given you the tips कि कैसे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है. Do that. And I hope कि ये बहुत सक्सेस रहेगा सबके लिए, right? At least you will get the great utility from solving the question paper. And अगर ये CBT मोड पे नहीं हुआ, कंप्यूटर बेस्ड मोड पे नहीं हुआ, तो please do share your question paper with me on the Telegram. The fact that so many people, so many influencer varies originated from this region. The fact that poor dualistic economies managed to escape the vicious circle of the poverty because they were growing at the rate of 15%, 16%, 17%. So they were quite enough efficient to escape the vicious circle of poverty. इसलिए इसको ईस्ट एशियन क्राइसिस भी कहते हैं. You can just read this part. और बाकी उस टाइम पे जब 17%, 18% ग्रोथ ये कर रहे थे, इंडिया वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2% to 3%. दैट इज कॉल्ड द हिंदू ग्रोथ रेट गिवन बाय प्रोफेसर कृष्णन. ओके, मेजलर जो है, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम, राइट? एंड बिल्कुल दोनों का ऑपोजिट है. तो स्टॉल्पर कुछ और कहता है, मेजलर उसका ठीक उल्टा कहता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड के बीच में भी एंड द इम्प्लीकेशन ऑल्सो. So you can just read that. He refuted the Stolper-Samuelson theorem that tariff would hurt the abundant factor and benefit the scarce factor. इसके हिसाब से टैरिफ अगर लगता है तो it will benefit the abundant factor and hurt the scarce factor. He concluded that income distribution due to tariff will improve abundant factor and will hurt the scarce factor. That's just what I said. And this paradox have taken consideration of the tariff terms on trade, but social Stolper-Samuelson theorem has not taken into consideration any effect of terms on trade. So Mesler, Jagdish Bhagwati, Emercializing Growth, Balsa-Samuelson theorem, इन सभी ने टर्म्स ऑफ ट्रेड को इनकलकेट किया था. Stolper-Samuelson ने नहीं किया था. ओके, गिवन द, ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए एक बार. Given the rate of growth G is equal to 5%, marginal saving propensity is this. So MPS is given to us, the value of output, capital output ratio consistent with the growth Harrod's model. So here what we can say that G is equal to S upon C, right? Where S is what? It is S upon Y, and what is C? Capital output ratio. It is delta C upon delta Y, and this is G. अब देखिए 5% का ग्रोथ दे रखा है, तो दिस इज हियर saving is 5%, so 0 by 5 upon Y,
uh, the value of capital output ratio, what will be the consistent? So it is simple, 0 by 5 upon c ले लेते हैं यहाँ पे. So it should be c ऊपर चला गया, and it is 0.5 upon 5. This will be 1 by 10, and this is 0.1. So as per me, this should be the answer, right? Is it 10 percentage? Yes. Any more thing here? Is it clear to all of you? Any more doubt here? Okay, fine. So now, no, this is the last question that I will wind up. Fine. So that's it from my side for today. थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे. I will come up with more typical questions. ठीक एग्जाम से एक दिन पहले. And again, in case you have any doubt, let me know कि सर ये वाला टॉपिक अगर आप करवा सको तो put it on the comment section, whatever you would like to. इस वीडियो के कमेंट में जरूर डालिएगा, so that I can, if time permit, I can pick up those things, and before your examination I can whatever I can do, I can manage to do, and I will try to do that. Thank you guys. Thank you for joining me here. Next, we are going to meet at 7:30 with fiscal policy multiplier and monetary policy multiplier. Thank you.